तभी सचिन जी के पिता महत्वपूर्ण राजनेता, कद्दावर राजनेता कमीशन भी नहीं हुए थे। झूठ की इंतहा कर रहे हैं। ये झूठ क्या करेगा? ये जहर बोएगा। आप जहर की खेती कर रहे हो, पूरे देश में जहर बो के रख दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है कि वो नेहरू के जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेहरू वाला एक विशाल हृदय नहीं हो पाता है, तो वो एहसास कमतरी के भी शिकार है। सांसद कोई ले जाए, विधायक कोई ले जाए, जैसे उद्धव जी की पार्टी उनके पीछे खड़ी है, उसी प्रकार शरद पवार साहब जी की पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है। लोग लाख किंतु परंतु करके न्यूज प्लांट करवाते रहे। सच तो यही है कि उनके राजनीति का नेचुरल अलाइनमेंट बीजेपी के साथ है ही नहीं। धड़े को रिकॉग्नाइज किया जाता है, किसको सिंबल मिलता है। उन्होंने कहा कि इससे उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग पार्टी के उनके साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के नॉर्थ ईस्ट दौरे को लेकर के बात की। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे प्रधानमंत्री? उन्होंने सजेस्ट किया कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाए, नॉर्थ ईस्ट का दौरा करें। क्या कहना है सर? देखिए, एक जबरदस्ती की हवा बनाई जा रही थी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अगर आपको स्मरण हो तो मैंने पहले भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं, सांसद कोई ले जाए, विधायक कोई ले जाए, जैसे उद्धव जी की पार्टी उनके पीछे खड़ी है, उसी प्रकार शरद पवार साहब जी की पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है। लोग लाख किंतु परंतु करके न्यूज प्लांट करवाते रहे। सच तो यही है कि उनके राजनीति का नेचुरल अलाइनमेंट बीजेपी के साथ है ही नहीं, और इस बात की उन्होंने कल पुष्टि कर दी। सर, उनके बयान के साथ मैं संजय राउत का बयान जोड़ना चाहूंगा, जिन्होंने जिस तरह से आपने तस्दीक की, उन्होंने भी तस्दीक करते हुए कहा है कि आज इलेक्शन कमीशन हो या दूसरी सेंट्रल एजेंसीज है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर काम कर रही हैं। और उन्होंने यहां तक कहा है कि ईडी तय कर रही है कि किसको कब कौन सी पार्टी ज्वाइन करना और किसको कौन सा मिनिस्ट्रियल बर्थ मिलेगा। नहीं, मैं तो सीधे बता रहा हूं। ईडी दो व्यक्ति जो सरकार के सबसे महत्वपूर्ण है, उनके इशारे पे काम नहीं कर रही है। इशारा देने की भी जरूरत नहीं है, एक पूरी फहरिस्त दे दी गई है पहले से। इसलिए मैंने बार बार कहा कि इसलिए जब प्रधानमंत्री आजकल भ्रष्टाचार बोलते हैं, तो मेरी नजर होती है कि कौन बीजेपी के दरवाजे पे बुला लिया गया, किसके साथ उनकी अगली तस्वीर आने वाली है। फूलमाला पहनते, पहनाते, गुलदस्ता देते, लेते। ये तो भ्रष्टाचार की लड़ाई में प्रधानमंत्री जी ने अपने को पूरी तरह एक्सपोज कर लिया है। सर, नॉर्थ ईस्ट ने जो एक आरोप लगाया है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि आप अगर वहां पर सेना भेजते मणिपुर में तो 2 दिन में स्थिति कंट्रोल में आ जाती। बीजेपी कहती है, राजेश पायलट को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया कि 1966 में मिजोरम में अपने ही लोगों पर एयरफोर्स से बॉम्बिंग कराई गई थी। हालांकि इस बयान के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो कि एक दूसरे के खिलाफ नजर आते, दोनों एक साथ नहीं, मैं बताऊं कि न्यूज एजेंसीज को भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जब मिजोरम में बमबारी हुई थी ना, पहली बात तो क्या परिस्थितियां थी, आप अपने वायुसेना का अपमान कर रहे हैं, भूलिए मत, यह है सेना का सम्मान। दूसरी चीज, तभी सचिन जी के पिता महत्वपूर्ण राजनेता, कद्दावर राजनेता कमीशन भी नहीं हुए थे। झूठ की इंतहा कर रहे हैं। ये झूठ क्या करेगा? ये जहर बोएगा। आप जहर की खेती कर रहे हो, पूरे देश में जहर बो के रख दिया। इतना जहर हो गया ना, संभाल नहीं पाओगे। हम रहे ना रहे, आपसे नहीं संभलेगा ये जहर। ये सब कुछ छत विछत कर जाएगा। अभी भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, चुनाव लड़िए, लोगों को मत लड़ाइए, इतिहास के पात्रों को एक दूसरे से मत लड़ाइए। इनफ इज इनफ। सर, इंडिया ब्लॉक, उससे पहले 2 पार्टियों के बीच जिस तरह से कल बयानबाजी हुई, कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हुई कि दिल्ली में 7 सीटों पर लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने एक तरफ तो कहा कि कांग्रेस लड़े तो लड़े, साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में अटैक किया कि छत्तीसगढ़ में लोग बदलाव चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। ये क्या इस तरह के बयान जरूरी है? देखिए, नहीं, मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि मीडिया की मुख्य धारा का एक वर्ग प्रधानमंत्री जी की विफलताओं पे सवाल पूछने के बजाय ये बैठ के सुबह से जुगत में रहता है कि कहां पे भिड़वा दें 2 लोगों के ईगो को। मैंने बयान सुना था, कहा गया कि कांग्रेस ने कहा कि 7 सीट तैयारी रहे। जब हम गठबंधन में भी जाते हैं ना, अब जैसे बिहार में हमारा जदयू कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन होगा,
तो क्या हम तैयारी 40 पर नहीं रखेंगे? वो ये तैयारी अंततः तो गठबंधन को मजबूत करेगी। लेकिन जो मैंने सदन में भी कहा, एथिकल साइटेशन बहुत जरूरी है। कहां से एक बयान का कौन सा हिस्सा निकाला और बाकी की 3 लाइन छोड़ दी, इससे अंततः नुकसान नहीं होगा इंडिया गठबंधन का। हमें पता है हमारी चुनौतियां क्या है और हमें यह भी पता है कि हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। हाँ, मीडिया के एक वर्ग को 24 घंटे के लिए एक मसाला मिलता है, शाम में 2-4 डिबेट होती है, कुछ लोगों को उसमें मजा आ जाता है और गुड नाइट कह करके सो जाते हैं। सर, राहुल गांधी की सजा पुष्टि हुआ, डिफेंस कमेटी जो है पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, उसमें उनको नॉमिनेट किया गया है। हालांकि तमाम चीजें प्रोसीजर है उसके तहत हुई है, लेकिन क्या कहना है? मैं इस पर क्या कहूं, ये रूटीन चीजें हैं। रूटीन चीजों पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। वो डिफेंस में पहले भी थे, शायद वो वैकेंसी रही होगी, उनको वो वैकेंसी ऑफर की गई, तो ये बेहद ही रूटीन चीज है। अगर ये भी चीजें लोकसभा में या हमारे संसद में बंद हो जाए तब तो फिर क्या कहना है। 200 नई संसद बना लो, लेकिन संसदीय चरित्र नहीं है अंदर। सर, राहुल गांधी आज लद्दाख के दौरे पर जा रहे हैं और जाते जाते उन्होंने जो बयान दिया है, नेहरू मेमोरियल, जिसका नाम अब प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है, उन्होंने कहा है कि नेहरू जी की पहचान उनका काम है। उन्होंने जो किया, उन्होंने अपने काम, उनका काम था तो उन्होंने क्या, अपने नाम के लिए उन्होंने ये काम नहीं किया। बिल्कुल, मैं तो बार बार कहता हूं, जिनको नेहरू को समझना हो ना, नेहरू को पढ़े और नेहरू पे लिखे को पढ़े। वो आवाज था उस प्रधानमंत्री का, जहां पार्टीशन के बाद जो हताश लोग आते थे ना, वो मिलते थे। बाकी प्रधानमंत्रियों का वो आवाज नहीं था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है कि वो नेहरू के जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेहरू वाला एक विशाल हृदय नहीं हो पाता है, तो वो एहसास कमतरी के भी शिकार है। सर, असम में राष्ट्रपति जी ने डिलिमिटेशन के भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एआईयूडीएफ भी कांग्रेस के साथ खड़ा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि उन एरियाज में डिलिमिटेशन किया जा रहा है जो कि विपक्ष जहां पर ज्यादा मजबूत है। देखिए, इस आरोप प्रत्यारोप के पड़े जाकर के मैं एक बात कहता हूं, लाख डिलिमिटेशन कर लो ना अपने हिसाब से, जनता जब जागती है ना, उखाड़ फेंकती है। कोई हो, बड़े बड़े लोगों को हमने जमीन में मिटते देखा, समकालीन लोग तो उतने बड़े भी नहीं है। सर, एक और सवाल है सर, गुलाम नबी आजाद का ये बयान है, जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ा है तो उनके जो बोल है वो थोड़े से बदले बदले नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म है वो इस्लाम से ज्यादा पुराना है और हिंदुस्तान में जितने भी लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं वो सब कभी न कभी हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट हुए, चाहे वो कश्मीर के ही क्यों ना हो। मैं तो गुलाम नबी आजाद साहब से अगर कभी बात हो तो पूछूंगा, इंसान पहले आया पृथ्वी पर या धर्म? पहले इंसान या पहले धर्म? पहले इंसान या पहले सरहद? पहले इंसान या पहले देश या सभ्यता? इसी सवाल में उनकी बात का जवाब है। ये जो बोल रहे हैं ना, अतीत में जाकर के घाव कुरेदेंगे, जख्म और हरे होंगे। बस ये सोचिए, इंसान आया फिर धर्म आया, इतनी सी बात समझ में आ जाएगी ना, तो धार्मिक कट्टरता नहीं रहेगी।